तो दोस्तों मतलब ये पैंडेमिक ने और कोविड ने एक बहुत बढ़िया चीज़ हम सबको दी है जिसका नाम है जूम और गूगल मीट और व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग। और मैं चाहता था तो आप सबके साथ रूबरू वहीं पर जिस शहर में आप लोग हैं वहाँ पर हो जाऊं, लेकिन अब जॉइंट फिल्म्स की वजह से एटलीस्ट हम एक दूसरे के साथ रूबरू हो पा रहे हैं। और आई होप आप लोग सब एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं मेरी बातें सुनने के लिए। और मैं भी चाहूँगा कि मैं कुछ आप लोगों से सुनूँ आप लोगों की क्वेरीज और आप लोगों के जो कुछ प्रश्न हैं, कुछ आप लोगों की समस्याएं हैं और दिक्कतें हैं, और आगे क्या करना है, बॉलीवुड क्या है, मुंबई इंडस्ट्री क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, एक्टिंग को एक करियर कैसा बनाना है। इससे पहले भी जो लोग आप लोग जॉइंट फिल्म्स के अगर किसी भी मास्टर क्लास या वेबिनार पे आए होंगे तो जाहिर है कि काफ़ी आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। मैं कुछ चीज़ों को टच करना चाहता हूँ। क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, एक ये बात ध्यान लीजिए, मतलब उसको एक ध्यान करना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिंग का जो प्रोफेशन है ना, इसको हम ग्लैमर और शोबिज से ना जोड़ें। नेम फेम मनी, पैसा, नाम, शोहरत, ये सारी चीज़ें दूसरे करियर्स में भी हैं। इस करियर में क्या हो जाता है कि चूंकि हम कैमरे के सामने हैं, चूंकि हमारे पोस्टर्स लगते हैं, क्योंकि हमारे विज्ञापन आते हैं, हम एड्स में आते हैं और हमारे प्रोमोस चैनल्स में चलते हैं, अखबार वाले और सोशल मीडिया वाले हमारे बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं, इसलिए सबको लगता है कि ये एक बहुत ही ग्लैमरस ट्रेड है और ये शोबिज़। लेकिन ये उतना ही टफ है जितना कि हमारे जवान जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फाइट करते हैं, या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि दिन रात ट्रेनिंग करते हैं, या हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस जो कि रियाज करते हैं, या जो पेंटर्स हैं, जो डांसर्स हैं। तो यहाँ पर एक्टिंग एक तपस्या और एक रियाज है जिसको मैं आज तक अपने खुद के एक्टिंग करियर में मैंने अपनाने की कोशिश की। इसलिए ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं एज अ प्रोफेशनल एक्टर, इसलिए अभी तक सर्वाइव कर पाया हूँ। एक्टिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ख़ास तौर से जब हम एक रोल की तैयारी करते हैं। एक्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं या हम जिस किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, घर में बड़ा हो छोटा हो, सड़क पर गोलगप्पा बेचने वाला हो, हमारे घर का धोबी हो, बिल्डिंग का लिफ्टमैन हो, बिल्डिंग का वॉचमैन हो, रेलवे स्टेशन के किनारे कोई भिखारी हो, एक फ्रूट बेचने वाली हो, एक काम वाली हो, एक झाड़ू वाली हो, एक बैंक मैनेजर हो, एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, ये कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि एक ज़माना था कि जब हम बहुत ही पूरी इंडस्ट्री बहुत अनरियल एक्टिंग, जब आप लोग बहुत छोटे थे या आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम लोग जब छोटे थे, हमने जिस तरह की एक्टिंग देखी थी, कुछ रियल एक्टिंग देखी थी और कुछ बहुत ही लाउड एक्टिंग देखी थी, कुछ अनरियल एक्टिंग देखी थी। एक्टिंग अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन आजकल जिस तरह का काम हो रहा है वेब सीरीज़ पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीविज़न पे जो नई फिल्में आ रही हैं, और जिस तरह का काम थिएटर पर हो रहा है, उसमें रियलिस्टिक एक्टिंग यानी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एकदम ही रियल परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर एक डॉक्टर है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से एक कॉमेडियन की तरह बात नहीं करेगा, उसके अंदर एक सहजता होती है, उसके अंदर एक ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है। उसने अपने मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी डेड बॉडीज़ देखी होंगी, उसने बहुत सारी इंजरीज देखी होंगी, उसने लोगों को मरते हुए देखा था, लोगों को बचाते हुए देखा होगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक मेच्योरिटी आई हुई, ज़िंदगी का एक तजुर्बा आया हुआ है। एक मिसाल के तौर पर लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बुज़ुर्ग आर्मी ऑफिसर है। अब वो रोल अगर आप लोगों को मिलता है या आप लोगों को एक आर्मी ऑफिसर का रोल मिलता है, तो फौज के प्रति उस शख्स की, उस कैरेक्टर की या देश के प्रति उसकी क्या देशभक्ति होगी। अगर एक नेगेटिव रोल मिलता है, और नेगेटिव रोल में हो सकता है एक चोर है या रेपिस्ट है या बैंक डकैत है या अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है या गैम्बलिंग करता है या ड्रग्स में डील करता है,
जाहिर है हम लोग सब बहुत अच्छे इंसान हैं, हम कभी जेल नहीं गए, ना जेल जाना चाहते हैं, लेकिन एक नेगेटिव कैरेक्टर की मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव रोल करना पॉजिटिव रोल करने से बहुत कठिन इसीलिए होता है क्योंकि आपको अपनी गंदी हरकतों पर विश्वास करना होता है, और उसके लिए एक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, ज़िंदगी की समझ बहुत ज़रूरी होती है। अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक एक्टर के लिए क्या क्या ज़रूरत है, उसके क्या क्या टूल्स होते हैं। उसकी बॉडी होती है, उसकी आंखें होती हैं, उसका चेहरा होता है, उसकी आवाज़ होती है, और उसकी जो 7 इंद्रियां हम कहते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, वो सारी इंद्रियां होती हैं। हम उन सारे भावों का कैसा उपयोग करते हैं। और एक्टिंग को अगर आप बोझ लेकर चलें तो सबसे कठिन चीज़ है, लेकिन अगर एक्टिंग को आप इंजॉय करें और एक्टिंग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जोड़ें तो आपको ये काम करने में ज़्यादा आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने अपना पहला सीरियल किया था जिसका नाम था शांति, जो इंडिया का पहला डेली सोप था 1994 में, जिसमें मोस्टली आप लोग में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा शायद, जिसका रिपीट भी आया था। अब शांति में मैं एक प्रेस रिपोर्टर था जिसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हुई। मंदिरा बेदी उसकी कोलीग थी, उसके साथ एक दोस्ती थी, एक सहानुभूति थी। और वो प्रेस रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर किस तरह से होता है, तो उसकी एक प्रेस रिपोर्टर की मानसिकता में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक प्रेस रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट हर जवाब में सवाल ढूंढता है। तो एक सवालिया अंदाज बोलने का, चीज़ों को फाइंड आउट करने का, इंक्विजिटिव माइंड, क्वेश्चंस और इंटेरोगेशन कैसे होता है, आप किसी को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपनी बात जिसको आप इन्वेस्टिगेट या इंटेरोगेट कर रहे हैं, आप अपनी बात वहाँ तक कैसे पहुँचा पा रहे हैं। एक्टिंग के कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मुझे आज तक बहुत ही मतलब मैंने अपने काम में लाया है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करना, लोगों, अपने आसपास के लोगों को देखना, अपने से छोटे, अपने हम उम्र, अपने बुजुर्ग, मैं जहाँ कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाता हूँ, किसी कैंटीन में बैठता हूँ, किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, कभी ऑटो रिक्शा में बैठता हूँ या टैक्सी में बैठता हूँ, अपने ड्राइवर के साथ बात करता हूँ, एयरपोर्ट पे कॉफ़ी के लाउंज में कोई मुझे पैसेंजर मिल जाता है, वो मेरे बगल में बैठने वाला, यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, जर्नलिस्ट को देखता हूँ। तो मैं एक एक्टर एक स्पंज की तरह होना चाहिए, स्पंज, जो चीज़ उसको दिख जाए उसको एब्जॉर्व करके अपनी इमोशनल मेमोरी में कहीं ना कहीं अंदर ढालना चाहिए। आपको पता नहीं वो कब आपके काम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तब होता है जब आपको ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है। जब हमने शुरुआत की थी 1994 में, तब ZTV जस्ट शुरू हुआ था, सोनी शुरू भी नहीं हुआ था, दूरदर्शन था, कुछ फिल्में बन रही थी। उस ज़माने में ईमेल भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। ईमेल शुरू हुआ था, हमको फिज़िकल फ़ोटोग्राफ लेके कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ, प्रोड्यूसर्स के यहाँ, राइटर्स के यहाँ जाना पड़ता था, फिज़िकल फ़ोटोग्राफ। आजकल तो आप लोग सब व्हाट्सएप पे भेजते हैं, सेल्फी खींच लेते हैं या एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो उस ज़माने में काम मिलना बहुत कठिन था। एक्टिंग की टेक्निक्स भी बहुत अलग थी, लाइटिंग भी बहुत अलग होती थी, काम कम था, कंपटीशन ज़्यादा था, लेकिन डिमांड और सप्लाई मीट होता था। आज की डेट में क्या हुआ है कि जितना ज़्यादा डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है, और सप्लाई कोरोना काल की वजह से और भी बढ़ गई है, क्योंकि कलाकारों को आज बम्बई क्षेत्र में रहना ज़रूरी नहीं हुआ है। क्योंकि आज आप वीमियो पे, व्हाट्सएप पे, किसी वीडियो चैट पे आपका ऑडिशन हो जाता है, गूगल मीट पे ऑडिशन हो जाता है, जूम पे ऑडिशन हो जाता है, टीम्स पे ऑडिशन हो जाता है, ब्लू जीन्स नाम के एक ऐप पे ऑडिशन हो जाता है, आप इंस्टाग्राम वीडियोस भेज सकते हैं। आज पहले लोग टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे, फिर इस तरह के नए जो ज़रिए आपको मिल रहे हैं सोशल मीडिया के, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया है कि कास्टिंग डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का काम भी कठिन हो गया है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ पा रहा कि कौन सा टैलेंट या कौन सा एक्टर जेन्युइन है और कौन सा टैलेंट जेन्युइन नहीं है। इसीलिए ऑडिशन की तैयारी में सबसे बड़ी बात मैं हर कलाकार को कहता हूँ
कि हर ऑडिशन आपके लिए एक नई चुनौती है, एक नया चैलेंज है। ऑडिशन में अगर आप रिजेक्ट हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। हो सकता है वो कास्टिंग डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर उस प्रोडक्शन हाउस को आपका फिजिकल बीइंग या आपका डील डॉल, या हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड उस कैरेक्टर के साथ मैच ना किया हो। लेकिन एक कलाकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप सब, मैं जब भी किसी ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं होता हूँ, आज की डेट में भी 150 सीरियल्स और 70 पिक्चरें और कम से कम 25 वेब सीरीज़ और एड्स करने के बाद भी जब फॉरेन कास्टिंग डायरेक्टर्स आते हैं और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में इतना काम हो रहा है, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, कनाडा से, इंग्लैंड से, इटली से, स्पेन से, साउथ अफ्रीका से, टर्की से, ऑस्ट्रेलिया से, सभी लोग इंडिया में आके कास्टिंग कर रहे हैं और इंडियन कलाकार विदेश में जाके काम कर रहे हैं, विदेशी कलाकार इंडिया में आके काम कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जैसे डेंजिल स्मिथ, मरहूम इरफान खान, मरहूम ओमपुरी जी, अली फजल, रिचा चड्डा, तनिष्ठा चैटर्जी बाकायदा इंटरनेशनल फिल्मों में काम कर रहे हैं। अभी डिम्पल कपाड़िया ने टेनेट की क्रिस्टोफर नोलन के साथ, मैं इंटरनेशनल सीरीज़ कर रहा हूँ, बाहर के कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो ऑडिशन प्रोसेस जो है, ऑडिशन प्रोसेस वो काफ़ी चेंज हो गया है। ऑडिशन प्रोसेस चेंज इसीलिए भी हुआ है क्योंकि इंटरनेट की वजह से कलाकारों का कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। और साथ ही साथ एक और मुश्किल ये हो गई है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स पहले एक बहुत छोटी जमात हुआ करती थी, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस बहुत कम थे। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि मुकेश छाबड़ा, श्रुति महाजन, जोगी मलंग, अभिषेक बैनर्जी, कवेश सिन्हा, ये बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। अब ये कास्टिंग डायरेक्टर्स पहले सिर्फ प्रोडक्शन हाउसेस में होते थे, आज की डेट में फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कलाकारों को ऑल ओवर द कंट्री से ऑडिशंस और इनके सेल्फ टेस्ट और टेप्स और इनके शोरील और इनके बायोडेटास मंगाते हैं, क्योंकि बम्बई में फ़िलहाल टीवी को छोड़ के बाकी की सारी शूटिंगें ऑल ओवर इंडिया हो रही है, तो ऑडिशन ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे इस वक्त शिलोंग, ग्वालियर, भोपाल, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, इंदौर, रायपुर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला, कोलकाता, इस सब जगह पर ऑडिशंस हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं एक तो ओवर एक्सपोज कलाकार, वो मतलब वो लोग मिक्स चाहते हैं, कुछ नए कलाकार चाहिए हमें, कुछ एक्सपीरियंस कलाकार चाहिए, ताकि जो भी वेब सीरीज़ या फिल्म या टीवी सीरियल बन रहा है उसमें दोनों का एक करेक्ट मिश्रण हो। ऊपर से चूंकि पैंडेमिक में बजट्स कम हुए हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि लोकल टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो चाहते हैं कि लखनऊ के या कानपुर के या फिर बनारस के यहाँ के कलाकार लिए जाएं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि मसूरी, देहरादून, नैनीताल, यहाँ के कलाकार लिए जाएं, यहाँ के लोकल आर्ट डायरेक्टर्स लिए जाएं, ताकि काम भी मिले। और ये हो रहा है, ख़ास तौर से पैंडेमिक से पहले और अब जब मैं इतनी शूटिंग करता हूँ, मैं जब भी मुंबई के बाहर जाता हूँ तो मुझे नए कलाकार ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑफ ऑल मेल और फीमेल मुझे मिलते हैं, जो अपने क्षेत्र में रहकर या तो लोकल टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं, लोकल वीडियोस बना रहे हैं, या फिर लोकल रंगमंच पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑडिशन का प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर ऑडिशन की तैयारी अलग होती है। किसी भी ऑडिशन में रिजेक्ट होना एक एक्टर के लिए डिप्रेसिंग हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव इन द नेगेटिव। अगर आप किसी ऑडिशन में रिजेक्ट हुए हैं तो आप दो तरीके से सोच सकते हैं कि चलो अगली बार और अच्छा करेंगे, या दूसरा एक और ऑप्शन है जो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि मेरे जैसा टैलेंट इस कास्टिंग डायरेक्टर की किस्मत में नहीं था। उसमें क्या होता है कि आपका जो अंतरतम है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो टूटता नहीं है, और आपको ये भी पता चलता है कि यहाँ हो सकता है कि मैं ये चीज़ों पर इंप्रूव करूँ। ऑडिशन 5 लाइनों से लेके एक पन्ने तक के डायलॉग का होता है, जिसमें एक एक्टर को पता नहीं होता कि इस सीरियल, इस वेब सीरीज या इस फिल्म में इस कैरेक्टर का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, यानी वर्तमान क्या है, भूत क्या था, भविष्य क्या था, ये हमें पता नहीं। लेकिन उस एक्टर को उस एक पन्ने में या उस 10 लाइनें में इतना कुछ दिखाना पड़ेगा। उसको कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करना है,
वो कास्टिंग डायरेक्टर भेजेगा टेप असिस्टेंट डायरेक्टर को, असिस्टेंट डायरेक्टर फिर डायरेक्टर को दिखाएगा, फिर डायरेक्टर, राइटर, चैनल वाले, म्यूजिक डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, प्रोड्यूसर मिलके देखते हैं। उसके बाद वो एक्टर लॉक होता है। और इतना आप लोग याद कीजिए कि ऑडिशन एक एक्टर के लिए 24/7 है। जब तक हम अपने बेडरूम में सो रहे नहीं होते हैं या बाथरूम में नहाने या वॉशरूम में नहीं जाते हैं, आप ये समझिए कि एक एक्टर कॉन्स्टेंटली ऑडिशन दे रहा होता है, क्योंकि सेट पर भी सभी की नज़र, कैमरामैन से लेके, लाइटिंग वाले से लेके, आर्ट डायरेक्टर से लेके, राइटर से लेके, जो स्पॉट बॉय है, जो प्रोड्यूसर है, जो मतलब जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है, सबकी नज़र एक्टर पर होती है। और जाहिर है दर्शक की नज़र तो एक्टर पर होती है, इसलिए एक्टर को इंडस्ट्री में अपना कॉन्डक्ट, अपना वेल बीइंग और अपना प्रेजेंटेशन हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा एक अच्छी तरीके से। हर एक्टर के साथ जवानी साथ नहीं देती। मैं भी जब आया था तब बहुत जवान था, और आज तक काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी खूबसूरती या जवानी को एक टूल नहीं बनाया था, मैंने अपनी कला को ध्यान दिया। और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे वो परेश रावल हो, चाहे पंकज कपूर हो, चाहे कमल हसन हो, चाहे प्रकाश राज हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, ये सभी लोग अपनी कला की वजह से जाने गए हैं। और अगर आपको इस इंडस्ट्री में सिर्फ 4 साल 5 साल, जब तक आप एक ग्लैमरस लुक लग रहे हैं या जवानी साथ में, या मम्मी पापा ने बोला है कि चल बेटा या बेटी एक्टिंग ट्राई कर ले, तो मेरी मास्टर क्लास का फिर कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन आपको अगर इसे करियर बनाना है, और एक बहुत बड़ी चीज़ जानना ज़रूरी है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द बिजनेस ऑफ एक्टिंग। हम सब जो कलाकार हैं एक कमोडिटी हैं, जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के शेल्फ पे या एक मॉल के शेल्फ में। आप अपनी शेल्फ लाइफ कितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ये आप पर निर्भर है। नए शूटिंग के टेक्निक्स, नए एक्टिंग के टेक्निक्स, नए ऑडिशन के टेक्निक्स, और अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसकी वजह है, यही वजह है कि जब हम अनिल कपूर साहब को देखते हैं या अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं या अब्रॉड में हम रॉबर्ट डी नीरो को देखते हैं, ये लगातार अच्छा काम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक शब्द है, दे आर कीपिंग अप विद द टाइम। समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक्टिंग की ट्रेनिंग ये बहुत ज़रूरी है और अच्छे इंस्टीट्यूट से लेना बहुत ज़रूरी है। रंगमंच के साथ जुड़ना, किसी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ज़्यादा एक्टिंग के इंस्टीट्यूट में नहीं गए, जैसे मिस्टर बच्चन ने सिर्फ रेडियो पे काम किया, एक आध प्ले में काम किया। कमल हसन एक डांसर थे, फिर कोरियोग्राफर थे, फिर फाइट असिस्टेंट बने। लेकिन कुछ कलाकार हैं जो बहुत रंगमंच करके आए हैं, जैसे परेश रावल साहब हैं, पंकज कपूर हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, नीना गुप्ता हैं, प्रकाश राज हैं। तो एक कलाकार को कॉन्स्टेंटली अपने आप को शेल्फ में, जिसको हम कहते हैं ना कि जो ये मार्केट का एक शेल्फ है, उस शेल्फ में अपने आप को कितना रेलेवेंट बनाना है, ये हम इंडिविजुअल्स पर निर्भर है। आपको कितने साल काम करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि जिस दिन मेरी अर्थी उठे मैं उस दिन तक शूटिंग कर रहा हूं या मैं स्टेज पर हूं, ओके। और मेरी जो, जिसको हम कहते हैं ना क्वेस्ट फॉर लर्निंग, कि हर रोज़ मैं अपने किरदार, नए किरदारों से सीखता हूँ। जो किरदार मुझे नहीं मिला मैं उससे भी सीखता हूँ, जो किरदार मैं कर रहा हूँ उससे भी सीखता हूँ, जो मेरे को एक्टर्स हैं उनसे भी सीखता हूँ, जो फिल्में मैं देखता हूँ उनसे भी सीखता हूँ, जो फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं उससे कुछ ज़्यादा सीखता हूँ, जो फिल्में मुझे अच्छी नहीं लगती उससे कम सीखता हूँ, लेकिन सीखता ज़रूर। चाहे वो आज रशिया और यूक्रेन के वॉर से क्या इफेक्ट हो रहा है, मैं उसको भी अंदर अपने समाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं यूक्रेन में होता तो मेरी मानसिकता क्या होती, या अगर मैं व्लादिमीर पुतिन होता, मैं रशिया का कोई जनरल होता और मैं अटैक करने जा रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा होता, मेरी मानसिकता कैसे होती, मेरा अग्रेशन कैसा होता, और मेरी दुनिया के प्रति और मेरे लोगों के प्रति मेरी सोच क्या होती, वो ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम सब जनरल तो हैं नहीं, ना तो हम सोल्जर्स हैं, हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं। लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में ये किरदार आपको प्ले करना पड़ेगा। आप कि जिन लोगों ने 26/11 डायरीज देखी होगी जो हॉटस्टार पे आ रही है, अब उसमें सारे जो एक्टर्स थे वो डॉक्टर्स तो हैं नहीं, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी को कैसे हैंडल किया जाता है और पेशेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर होता है। जो लॉयर कोर्ट में होता है, हम लोग सब लॉयर तो है नहीं, लेकिन हमको लॉयर की भूमिका तो निभानी है।
लॉयर की सोच क्या है, लॉयर ऑपोजिशन लॉयर या प्रोसिक्यूशन लॉयर को नीचे दिखाने के लिए क्या करेगा, जज के साथ उसका क्या रिलेशन, जो उसका मुवक्किल है या जो डिफेंडेंट है उसके साथ उसका क्या रिलेशन। अब इन चीज़ों के लिए ज़िंदगी की समझ बहुत ज़रूरी है। जब मैं आया था, मैं हो सकता है कि आप लोगों की उम्र का था मोस्ट, क्योंकि आप लोग मोस्टली देख रहा हूँ कि आप लोग सब यंग हैं, तो हो सकता है मेरी सोच सीमित थी, लेकिन ज़िंदगी के झटके, ज़िंदगी का तजुर्बा, इस ऑलमोस्ट 30 साल के एक्सपीरियंस में आज मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं इस तरफ बैठकर आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ। और ख़ास तौर से रंगमंच की एक्टिंग और कैमरा की एक्टिंग में एक बहुत फ़र्क है, क्योंकि रंगमंच में आपका कैनवस ये है, दर्शक आपके बहुत सारे हैं। कैमरा में ये, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरा कैमरा है, ये आप लोग हैं, और ये हमारे स्टूडियो का कैमरा है। तो ये जो कैमरा है ये सबसे बड़ा रेवलर है। कैमरा से आप झूठ नहीं बोल सकते, जैसे आप दर्शक से झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस जेन्युइन है, अगर आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ दिमागी है, तो आप अपना पॉइंट दर्शक तक, दर्शकों के हृदय तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ दिल से है, हो सकता है उसमें कुछ खामियां हों, डायलॉग आप इधर का उधर कर दें, लेकिन आपकी भावना अगर जेन्युइन है तो वो ऑडियंस तक पहुंचेगी। मैं चाहता हूं कि आप में से मैं देख रहा हूं कि काफ़ी लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके सवालों के ज़रिए कुछ लोगों के जो मन में प्रश्न हैं, मैं उनसे कुछ और एक्टिंग के टिप्स और डाउट्स और करियर इन द फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में क्लियर कर पाऊंगा। तो वन बाय वन मैं अगर क्वेश्चन ले सकूँ ना, तो और मैं कोशिश करूँगा कि जितना समय मेरे पास है उसमें मैं इन क्वेश्चंस का उत्तर दे पाऊँ। सर, हमें ऑडिशन देते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? ओके, पहले तो ये है कि जब ऑडिशन आप जिस कैरेक्टर के लिए दे रहे हैं, उस कैरेक्टर की एज ग्रुप क्या है, उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, उस कैरेक्टर का उस फिल्म या वेब सीरीज या टीवी शो में कंट्रीब्यूशन क्या है, बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उस फिल्म में या वेब सीरीज या सीरियल में, उसका उन कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप, और जो ऑडिशन की जो आपको स्क्रिप्ट दी गई है वो क्या एक जनरल स्क्रिप्ट है या उस फिल्म के जो फिल्म बनने वाली है या वेब सीरीज बनने वाली है उसके डायलॉग का एक हिस्सा है। ओके, उस बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कैरेक्टर दिया गया कि आप अपने फादर से नाराज हैं, है ना, वो डायलॉग दिया गया कि पापा मैं चाहते हुए भी, मतलब मैं आपकी हर बात नहीं मान पाती, क्योंकि मम्मी ने आपने मम्मी के साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, जिसकी वजह से मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी और मैं अपनी ज़िंदगी की जो राह लेना चाहती हूँ आप मुझे हमेशा उसमें गड़ंगा डालते हैं। अब इसमें क्या है कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड हो सकता है कि आपके फादर इतने हेडस्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से आपकी मम्मी का उनसे डिवोर्स हुआ होगा, और इतने हट्टी होने की वजह से आपके और फादर का रिलेशन भी अच्छा नहीं है। ओके, आप कहीं ना कहीं अपनी मम्मी से फादर के तलाक के लिए हमेशा आप अपने फादर को ब्लेम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इमोशनल लेयर्स में आने चाहिए। और ऑडिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको वही मिल रहे हैं 3 या 4 मिनट, उसमें जो आपके टूल्स हैं, आपकी आंखें, आपकी आवाज़, आपका फेस, आपके हाव भाव, उनका जितना बेस्ट प्रयोग कर सकें। और ऑडिशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर कौन सी सदी का कैरेक्टर है। अगर आज के डेट का कैरेक्टर है, अगर आज 21st सेंचुरी 21st सेंचुरी का तो वो कैरेक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, है ना। क्या हम बहुत ही ओवर द टॉप बात करेंगे? नहीं, हम वैसे बात करेंगे जैसे हम अपने मम्मी पापा से नॉर्मली बात करते हैं। ऊपर से मैं कौन से क्लास में हूँ, मेरी शिक्षा कहाँ तक हुई है, मैं अंग्रेज़ी बोल पाऊँगा कि नहीं या बोल पाऊँगी, या मैं महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से हूँ या मैं गुजराती बैकग्राउंड से हूँ, बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो उस भाषा के नुआंसेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा, ऑडिशन के टाइम सबसे बड़ी बात मैं हमेशा अपने आप को भी बोलता हूँ, एक ठंडी बड़ी सांस लो, टेंशन मत लो और कैमरा से प्रेम करना सीखो। आपको 70 to 80% सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, हर एक्टर को मिलेगी, अगर आप कैमरा के सामने रिलैक्स्ड हो।
कैमरा को नीचा भी मत दिखाओ, जो ऑडिशन ले रहा है उसको नीचा भी मत दिखाओ, लेकिन रिलैक्सेशन एक बहुत है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। कैमरा को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि आप नर्वस हो, अनलेस जो ऑडिशन में आप कर रहे हो वो कैरेक्टर ही नर्वस है। जैसे अगर आपको एक कैरेक्टर करना है जिसमें आप जॉब के इंटरव्यू गए तो जाहिर है कि आप नर्वस हो गए कि सर मैं वो क्वेश्चन आंसर करने में हल्की सी हिचकिचाहट होगी, या आप जिस लड़के से आप प्रेम करती हो उससे आप पहली बार मिली और वो आपसे कुछ कह रहा है तो हो सकता है हिचकिचाहट हो, या आप गरीब घर से हो पहली बार किसी 5 स्टार में जा रहे हो तो हिचकिचाहट होगी। तो हर कैरेक्टर का पोजीशन वो बहुत ज़रूरी है ये समझना, लेकिन रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। सर एक्टिंग कैसे शुरू करनी चाहिए और किस टाइप की उम्र होनी चाहिए? हाँ, एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती। मैंने अपना पहला नाटक स्कूल में किया था जब मैं जूनियर केजी में था, जैसे एनुअल स्कूल के नाटकों में होता है, जूनियर केजी के बाद सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। लेकिन मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि अपनी पढ़ाई एक बार कंप्लीट करके फिर फुल टाइम एक्टिंग में कूदना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा ये हमेशा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। और एक्टिंग को प्रोफेशन आप तब बनाइए जब आपको लगने लगे कि आप तैयार हैं। एक्टिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की। ज़िंदगी भर उन्होंने शायद अपने स्कूल कॉलेज में नाटक किया होगा, अपने जिस बैंक में या जिस ऑफिस में काम कर रहे थे वहाँ पे एक आध नाटक किए होंगे, लेकिन फुल टाइम एक्टिंग और मॉडलिंग को प्रोफेशन रिटायरमेंट के बाद बनाया। जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं थिएटर इतना कर रहा था, और मैं कभी कभार अपने आप को कोसता हूँ और अपने पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर मुझे इन्होंने परमिशन दी होती तो हो सकता है कि मैं इंडस्ट्री में पहले आता। लेकिन अगर मैं फ्लिप साइड पे सोचूं तो वो 4 साल जो मैंने कॉरपोरेट में नौकरी की और जो मैं पूरे देश में घूमा और मेरे क्लाइंट से मिला, वो ज़िंदगी में मुझे एक तजुर्बा मिला। और वो 4 साल में मैंने और रंगमंच किया और थिएटर किया और अपनी ज़ुबान और अपने तलफ़ुज़ और अपने बेयरिंग को और सुधारा। तो एक्टिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे मेरे बेटे के स्कूल में थिएटर इन एजुकेशन है, तो वो तो एक्टिंग 3rd स्टैंडर्ड से सीख रहा है। बट मैंने उसको ये बोला है कि भाई ये सीखते रहे, बैक स्टेज कर, रंगमंच के लोगों के साथ जुड़, मेरी शूटिंग पे आ, रिहर्सल्स पर आ, देख, ग्राउंड से स्टार्ट कर, ज़मीन से स्टार्ट कर। अब कब बनना है तुम्हें प्रोफेशनल एक्टर, वो उसके लिए तैयारी। और प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए आपको थोड़ी ज़िंदगी की समझ, अपनी थोड़ी बॉडी पर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी ग्रूमिंग पर काम करना ज़रूरी है, एक अच्छा पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, इंडस्ट्री की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री क्या है, फिल्म स्टूडियोज़ क्या होते हैं, टीवी स्टूडियोज़ क्या होते हैं, वेब सीरीज़ क्या होती है, पूरी इंडस्ट्री क्या होती है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितने सारे मतलब एक सेट पर कम से कम 120 से 130 लोग काम करते हैं, उन सब की अहमियत सेट पर क्या है, और उन सब के बीच में एक्टर की क्या अहमियत है, वो भी एक सीख है। तो एक्टिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो फेक ऑडिशंस जैसे होते हैं, क्या सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी उस वक्त में तो खैर कि ये सब पैसे वगैरह के ज़माने नहीं थे, बट आपके साथ कभी हुआ है, आप कभी फेक ऑडिशंस में या फिर कभी फंसे हुए हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सिंटा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सिंटा है सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक्टर्स का एसोसिएशन है, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, मरहूम दिलीप कुमार साहब और मेरे जैसा अदना कलाकार भी इसका मेंबर है, और मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अभी बॉम्बे में तो हमारा ऑफिस ही, हमारे कम से कम 10,000 मेंबर्स हैं, और अभी हमने दिल्ली में भी हमारा ब्रांच ऑफिस खोली है। अभी हम धीरे धीरे लखनऊ में, भोपाल में, गुवाहाटी में अपने ऑफिस खोल रहे हैं। और हम ये जो फेक ऑडिशन वाला रैकेट है, ये फेक ऑडिशन वाला रैकेट पिछले 10 सालों से ज़्यादा शुरू हुआ है, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, जब से व्हाट्सएप वीडियोज़ आए हैं, जब से इंटरनेट आया। और ये फेक ऑडिशन का रैकेट ख़ास तौर से उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। हमको हर रोज़ सिंटा में कम से कम
2 या 3 कंप्लेंट आते हैं कि यहाँ पर बालाजी के नाम पर एक फेक ऑडिशन है, या डायरेक्टर्स कट के नाम पर फेक ऑडिशन है, यहाँ Z5 की वेब सीरीज़ के नाम पर एक फेक ऑडिशन है, यहाँ पर म्यूज़िक वीडियो के नाम पर फेक ऑडिशन है। फेक ऑडिशन, फेक मेंबरशिप कार्ड, फेक एसोसिएशन कार्ड, जिसमें आपसे वो आपका IFSC कोड भी मतलब आप वो अपना भेज देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यहाँ से ट्रांसफ़र है। वो कितनी बार तो लेटर हेड्स भी गलत आते हैं बालाजी के तो हमको बहुत, देखो जिस कंपनी में ज़्यादा काम हो रहा होगा उसकी फौजरी ज़्यादा होती है। मतलब लोग कहते हैं ना कि कोलगेट डेंटल क्रीम की सबसे ज़्यादा डुप्लीकेशन होती है। चूँकि बालाजी का सबसे ज़्यादा काम चल रहा है तो बालाजी के नाम पे फेक ऑडिशन होते हैं, डायरेक्टर्स कट के नाम पर फेक ऑडिशन होते हैं, स्वास्थ्य के नाम पर फेक ऑडिशन होते हैं, यशराज के नाम पर फेक ऑडिशन होते हैं। इस फेक ऑडिशन को कर्व करना मुश्किल है, लेकिन आप लोग साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं। एक दूसरा, जिस दिन आपको पहला काम मिला अपना, आप अपने आप सिंटा के वेबसाइट पर जाके सिंटा का मेंबरशिप लीजिए। तो हमारे किसी मेंबर को अभी तक टचवुड फेक ऑडिशन का शिकार नहीं बनना पड़ा। चौथा, अगर कोई आपको ये कहता है कि ये एक स्क्रिप्ट है और ये ऑडिशन है, आपको सबसे पहले जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन सब के डिटेल्स नेट पर हैं, आप वहाँ से चेक कीजिए। और फेक ऑडिशंस, अब कोई आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने आपका नंबर कहीं से निकाल लिया या आपको कहीं से पता चला कि यहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं और वो फेक ऑडिशन है, और फेक ऑडिशन में ख़ास तौर से बच्चों और महिलाओं के साथ तो हमने देखा काफ़ी कुछ, 1-2 बार बहुत बुरा भी हुआ है। और हमारे को कंप्लेंट्स भी आई हैं चंडीगढ़ से, अमृतसर से, लुधियाने से, जलंधर से, आगरा से, लखनऊ से, गोरखपुर से। तो फेक ऑडिशन को कर्व करना बहुत कठिन होता है। और हमारे टाइम पर इंटरनेट तो था ही नहीं, हमको तो खुद ही जाना पड़ता था ऑडिशन के लिए। और एक ऑडिशन में 50-50, 60-60 आज जितने नॉन कलाकार हैं हम लोग ही होते थे। और उस टाइम फेक ऑडिशन लेना भी कठिन इसलिए होता था क्योंकि इक्विपमेंट महंगा होता था, व्हाट्सएप नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, इंस्टाग्राम वीडियोस नहीं थे। लेकिन फेक ऑडिशंस को कर्व करना किसी भी संस्था के लिए बहुत कठिन हो जाता है और उससे बच के रहना चाहिए। उसकी जेन्युइनिटी आपको नेट से ही जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सर मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी सर। थैंक यू सर। मैं अपनी वॉइस को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? ये आमतौर पर मुझे लोग ये पूछते हैं। वॉइस ट्रेनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके जैसे आप आगरा में हैं तो आगरा में रंगलोक एक एकेडमी है, वो लोग अच्छा थिएटर करते हैं, डिम्पी मिश्रा और उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। वॉइस ट्रेनिंग, हाँ नोएडा शिफ्ट हो गया है नहीं, हाँ बट डिम्पी के कुछ लोग तो हैं ना वहाँ पर। हाँ, तो अगर मतलब देखो क्या है, हमने अपनी वॉइस ट्रेनिंग, एक तो चलो मेरे मदर फादर दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो वो तो शायद उनकी देन है ऊपर, थोड़ी सी ऊपर वाली की। लेकिन मैंने अपने वॉइस पर काम किया क्योंकि मैं रंगमंच थिएटर बहुत करता था, अभी भी करता हूँ, रेडियो पे बहुत काम किया, अभी भी वॉइसिंग करता हूँ। तो वॉइस कल्चर एक आर्ट है, तो वॉइस कल्चर के काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो वॉइस कल्चर के जो जेन्युइन ऑनलाइन कोर्सेज हैं आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और उनमें से डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छा होता है कि जैसे आप अनुलोम विलोम करें, पेट से बोलना सीखें, सुबह उठ के जो हिंदी अखबार है उसको बाथरूम में जब आप बंद होके उसको रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को देखने की कोशिश करें, कैसे पॉज लेना चाहिए, सांस के साथ क्या खेल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी आगे जाके। और वॉइस कल्चर में तो क्लास होती ही है। थिएटर वाले अक्सर उनकी आवाज़ें इसलिए अच्छी होती क्योंकि वो आवाज़ें मन जाती हैं। वो जिन आवाज़, जैसे जो गज़ल सिंगर है या जो क्लासिकल सिंगर है या पॉप सिंगर, वो कॉन्स्टेंटली अपनी आवाज़ को रियाज़ करते हैं। तो हम एज एक्टर्स अपनी आवाज़ को शूटिंग के दौरान या थिएटर के दौरान अपनी आवाज़ के साथ रियाज़ करते हैं, इसलिए उससे अपने आप ही उसमें एक रवानगी आ जाती है। सर मेरा सवाल है कि आपने जब पहली बार ऑडिशन दिया था तो आपका परिस्थिति उस पर कैसा था? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है तुम्हारा। मैं फ़ोटोग्राफ्स के अपने फ़ोटोग्राफ्स लेके गया था क्योंकि थिएटर से गया था, और मैंने अपने फ़ोटोग्राफ्स गोविंद निलानी साहब को दिखाए थे, जो कि आमतौर पर थिएटर वाले और ट्रेंड एक्टर्स और आर्ट फिल्म बनाते थे। तो गोविंद जी ने मेरे फ़ोटोग्राफ्स देखे, क्योंकि उस टाइम में गोरा चिट्टा टिपिकल जिसको कहते हैं ना हीरो मटेरियल था। तो गोविंद जी ने मुझे कहा, और उन्होंने एडिटिंग कर रहे थे और उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया वहाँ पर,
ओमपुरी साहब, विनीत कुमार साहब, है ना। तो उन्होंने बोले कि मैं ऐसे इन चेहरों के साथ काम करता हूँ, तुम मेरे लिए फिट नहीं होगे, तुम डेविड धवन के पास जाओ। तो उन्होंने डेविड जी को फ़ोन किया लैंडलाइन पे और मैं गया डेविड जी को मिलने। और डेविड जी ने मुझे देखकर कहा कि यार अमित तो सब ठीक है लेकिन मैं स्टार्स के साथ काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वापस अपनी दिल्ली की टिकट कढ़ाई और मेरे गुरु को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ वापस थिएटर करने के लिए। तो मैं पृथ्वी थिएटर गया, वहाँ पर हमारे दोस्त थे अनुराग कश्यप, जिनके बारे में तो आप सब जानते हैं। तो अनुराग कश्यप हमारे साथ थिएटर करते थे दिल्ली में। अनुराग कश्यप और 2 और सीनियर एक्टर्स जीतू शास्त्री और राजेश जैस, उन्होंने कहा कि शांति नाम के सीरियल का ऑडिशन हो रहा है, तो और वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो जाके ऑडिशन दो। तो वहाँ फ़ोन किया, कास्टिंग डायरेक्टर लाइन पर बोला आइए आइए तुरंत आइए। चलिए हम पहुँच गए जी ऑडिशन के लिए। और वहाँ गए बाहर तो वहाँ देखा कि करीब 40-50 लोग अलग अलग लाइनें, लड़के लड़कियाँ अंकल आंटियाँ अपने लाइनें पढ़ रहे। हमको भी एक पन्ना थमा दिया गया। तो मैंने पन्ना पढ़ा, उसमें कुछ 8-9 लाइनें थी। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है। तो उसने बताया कि एक ये पत्रकार है, जर्नलिस्ट है और अच्छा आदमी है, लेकिन गुस्सैल है थोड़ा और थोड़ा सा घबराता भी है और ये कैरेक्टर है। तो हमने पढ़ा और फिर कैमरा कभी फेस नहीं किया था हमने, थिएटर किया हुआ था दर्शकों के सामने या फिर स्ट्रीट थिएटर नुक्कड़ नाटक किया हुआ था। कमरे में गए और कैमरा पड़ा था, ऐसे ही कैमरा था, लाइटें थी। तो बोले आप रेडी जी? रेडी हैं। तो उसने कहा जोर से कहा एक्शन। तो थोड़ा मैं हिचकिचाया क्योंकि एक्शन शब्द सुना नहीं था कभी पहले। थिएटर में एक्शन होता नहीं है, रंगमंच में एक्शन। लेकिन धीरे धीरे जब कैमरा, आजकल जो डिजिटल कैमराज है, उस टाइम एनालॉग कैमराज होते थे, जब कैमरा की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी तो कैमरा को देखा और जो लाइनें थी उसको सच्चे दिल से, सच्चे इमोशन से, और जिस कैरेक्टर के साथ मैं बात कर रहा था उसको मैंने कैमरा समझा। जैसे मुझे याद है कि वो लाइनें अभी भी शायद मुझे याद है कि शांति, मैं इतनी बार कोशिश करने के बावजूद तुम मेरी कोई बात मानती नहीं हो और ये खतरों से खेलना शायद तुम्हारी आदत हो गई है और तुम्हारी इस आदत में मैं एक दोस्त के नाते सिर्फ एक हद तक शामिल हो सकता हूँ, उसके आगे नहीं। ऐसा कुछ लाइनें थी। मंदिरा बेदी शांति थी, तब तक उनकी कास्टिंग नहीं हुई थी। तो मैंने कैमरा को देखा और शांति से बात कर रहा हूँ, उसका दोस्त हूँ, और ये करके मैंने बातें शुरू की, जेन्युइन लगा उनको और वो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। तो ये मेरा पहला ऑडिशन था। उसके बाद अलग अलग टाइप के ऑडिशंस हुए। कुछ लोग ने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए और कैमरा ऑन किया, अच्छा अभी कुछ भी बोलिए। अरे कुछ भी बोलिए मतलब बोलता नहीं, आपने किसी प्ले में कुछ काम किया होगा तो उसका कोई डायलॉग बोल दीजिए, या अगर आपको शोले फिल्म का डायलॉग याद है तो वो बोल दीजिए, या अमिताभ बच्चन का अमर अकबर एंथनी से डायलॉग याद है तो वो बोल दीजिए। ऐसे भी हमने किए ऑडिशन। लेकिन जो पहला मेरा बहुत अच्छा ऑडिशन जो मैंने क्रैक किया था, जिसकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ, शांति का ऑडिशन, वो ऐसा हुआ था। सर मुझे आपसे पूछना था कि मतलब स्पेशली ऑडिशन में आपको या मतलब इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको फिजिकल अपीयरेंस पे कितना फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो भी मेरे रिजेक्शंस होते हैं या मुझे कहीं से एडवाइस दी जाती है तो वो फिजिकली होता है कि बॉडी पे काम कर रहा है। और तो मुझे आपसे पूछना है कि मतलब बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस कितना ज़्यादा आपको साथ देते हैं फॉर गेटिंग अ वर्क, पहला काम या काम करने के लिए। आपका नाम क्या है? शुभी सक्सेना। शुभी, इसमें ना एक ज़माना था कि आप देखोगे कि जो टीवी की कास्टिंग होती है और फिल्म की कास्टिंग होती है और जो ओटीटी की कास्टिंग होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। टीवी की कास्टिंग में वो चाहते हैं कि जो लड़का और लड़की जो मेन लीड्स हों वो बहुत गोरे चिट्टे सुंदर ऐसे हों कि जिनको हम क्योंकि आप सबके घर पर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि सब सुंदर दिखें और फिजिकल अपीयरेंस उनका हो। लेकिन बालिका वधू और लाडो और अगले जन्म मोए बिटिया ना दी, जो इस तरह के सीरियल ने, गंगा वंगा, इन्होंने वो मोल्ड भी तोड़ा है। आज की डेट में हर बॉडी टाइप, हर फेस टाइप, हर फिजिकल टाइप, थिन, फैट, टॉल, स्मॉल, अगली, ब्यूटीफुल, और अगली भी एक डेफिनेशन है। जो मुझे अगली लगेगा हो सकता है किसी और को सुंदर लगे। हो सकता है कि मैं एक सीरियल बना रहा हूँ जो कि बंगाल के सुंदरबंस इलाके में, जिसमें मुझे एक भी गोरा कैरेक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि वो धूप में और उस तरह के एटमॉस्फेयर में स्किन अपने आप डार्क हो जाती है। हो सकता है कि मैं किसी कश्मीर पे फिल्म बना रहा हूँ जिसमें मुझे कोई भी डार्क कैरेक्टर नहीं चाहिए और मुझे तो
फिजिकल अपीयरेंस आपके पहले ब्रेक के लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इसीलिए अगर आप लीड रोल्स के लिए ट्राई, लेकिन आजकल अगर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस इम्पोर्टेंट होती तो फिर सीमा भार्गव, सुप्रिया पाठक, आपकी जो अभी ये आई हैं शिखा तलसानिया, या फिर सौरभ शुक्ला, या रघुवीर यादव, या पंकज त्रिपाठी, इन लोगों को तो काम ही नहीं मिलता ना। या जब मैंने शुरुआत की तो मेरे बहुत घने बाल थे, एकदम पंजाबी लौंडा लगता हूँ। आज किसी ने बोला भाई मेरी आवाज़ अमरीश पुरी की था, आज तो मेरे सर पे बाल भी नहीं, मेरी उम्र भी नहीं, आज तक काम कर रहा हूँ। तो टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लुक इम्पॉर्टेंट कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए, लेकिन वेब की वजह से, ऑल्टरनेट वेब टू वेब प्लेटफॉर्म्स की वजह से और नए टीवी सीरियल्स की वजह से लुक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उनको चाहिए परफॉर्मर, जेन्युइन परफॉर्मेंस, टैलेंट एंड प्रोफेशनलिज्म। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कितना सारा काम किया है, तो हो सकता है कि कभी आप एक ही दिन में 2 जगह 3 जगह शूट लिए गए होंगे, तो जब ऐसी बातें बताते होंगे आप डायरेक्टर को, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, उसको आप कैसे मिल सकते? मतलब आप कह रहे हैं कि जब मैं एक दिन में 3 कैरेक्टर करता हूँ? नहीं, 3 जगह शूट करते हैं तो डेफिनेटली अलग अलग प्रोडक्शन के साथ काम करेंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि सर एटलीस्ट 5 बजे मेरा दूसरा शूट है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है, आप कैसे मिल? देखो, एक तो ये होता है कि प्रोड्यूसर तो बहुत तकलीफ में आता है कि यार ये एक्टर 3 जगह बिजी है, मतलब मेरे को डेट देगा नहीं और मेरा काम सफ़र होगा। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप पे स्ट्रेस ही आता है। जैसे आज मैं सुबह फिल्म सिटी में शूट कर रहा था, मेरा दंगल पे एक नया शो आ रहा है, उसकी शूट कर रहा था। अभी मैं यहाँ हूँ स्टूडियो में, जॉइंट फिल्म्स के स्टूडियो में आके आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा, मैं एक दूसरी फिल्म की डबिंग करूँगा और उसके बाद 2 घंटे मैं एक रिकॉर्डिंग करूँगा, और वो रिकॉर्डिंग करूँगा एक बहुत ही कॉमिक एड की। और सुबह जो मैंने शूटिंग की थी जिसमें बहुत ही सीरियस धार्मिक तरह का काम था, और अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो एक्टर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना आना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क, एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर में फ़र्क, एक सेट और दूसरे सेट में फ़र्क, अपने आप को हर सेट के माहौल में ढालना, वो फ़र्क आपको जानना चाहिए। तो हम तो सीख गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो अब शुरुआत कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के इंडस्ट्री में आए कि हर सेट एक जैसा नहीं होता, हर डायरेक्टर एक जैसा नहीं होता, हर कैरेक्टर, हर एक्टर, हर सेट की परिस्थिति सेम नहीं होती। और ऊपर वाले से मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इतना काम दे कि मैं, क्योंकि जब मैं सोता हूँ रात को तब भी मैं एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ या इंडस्ट्री के बारे में सोचता हूँ। और मैं एक्टर इसीलिए हूँ कि मुझे थकान नहीं होती एक्टिंग करते हुए। कभी कभार आपकी बॉडी टूटती है क्योंकि आप हैं इंसान, लेकिन जब डायरेक्टर कहता है स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, आप अपनी पर्सनल दिक्कत, आपके घर पे क्या ट्रेजेडी हुई है, आपकी तबीयत का क्या हाल है, आपके घर वालों की क्या तकलीफ है, वो सब भूल के आप उस क्षण को अपना पूरा समर्पित करते हैं। तो इसलिए ऐसे भी दिन आए हैं जब 20-20 दिन हमने ना तो फ़ोन की घंटी हुई है, ना किसी ने याद किया है, और ऐसे दिन भी आए कि एक दिन में हमने 4 अलग कैरेक्टर्स की शूटिंग की है। अब तो इतने साल के एक्सपीरियंस से हमने एक प्रैक्टिस बना ली है, बट पहले थोड़ा कठिन होता था। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अभिनव यादव। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आई एम फ्रॉम जयपुर। ओके। सर मैंने आपका सीरियल देखा था, बहुत अच्छा लगा, विक्रम बेताल, उसमें आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। तो सर मेरे को ये बताइए, कोई कैरेक्टर हम जिंदगी में जीतते नहीं है, उसको कैसे मैनेज करें? अब आप, हम बिजनेस में नहीं है फिर भी, अब जैसे विक्रम, मैं समझ गया। विक्रम बेताल जो जिस कैरेक्टर में आपने मेरे को देखा था वो आचार्य वरहमीर था। वो ऑब्वियसली मैं आचार्य नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं पंडित नहीं हूँ, और ना मैं उस दौर में पैदा हुआ जब महाराज विक्रमादित्य थे।
इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ना, इतिहास की जानकारी और पुराना सिनेमा और रंगमंच को देखना जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अलग अलग टाइप के, जिसको हम कहते हैं पारसी थिएटर या ओवर द टॉप या माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, वो एक अलग जॉनर होता है, रियलिस्टिक जॉनर अलग होता है। जब मैं बैंक में जाता हूँ अपना कभी चेक एंड कैश करने या अपना एड्रेस चेंज करवाने, जो बैंक का मैनेजर है उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अब मुझे बैंक के मैनेजर का रोल दिया गया है, तो उसके बैंक के मैनेजर के बेसिक कॉन्ट्रैप्शंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसमें मैं अमित बहल अपना कुछ जोड़ूंगा। जैसे फर्ज कीजिए कि एक फिल्म थी बहुत पहले 1984 में, अनुपम खेर साहब की डेब्यू फिल्म थी सारांश। उसमें उन्हें फ़ोन आता है कि उनके बेटे की अमेरिका में डेथ हो गई है और अस्थियां भेज दी गई हैं। तो वो अपने बेटे की अस्थियां कलेक्ट करने कस्टम्स में पहुंचते हैं और वहाँ पर एक कस्टम्स का क्लर्क है, और वो कस्टम का क्लर्क है, वो एप्लीकेशन फॉर्म देखता। अब जो अस्थियां आई हैं उसके साथ साथ उसके बेटे का फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, म्यूज़िक सिस्टम, ये सब आया है। तो वो कहता है कि अच्छा हाँ नहीं, फ्रिज परसों पहुँचेगा, ये पहुँचेगा, अच्छा हाँ यहाँ नीचे अस्थियाँ हैं वो भी आप परसों ले जाओ। अब कोई भी इंसान ज़िंदगी में इतना वो सेल्फ सेंटर्ड या मैटर ऑफ फैक्ट वो इसीलिए है क्योंकि वो हर रोज़ इतने सारे अकाउंट्स या क्लियरेंसेस कर रहा है। तो उसके लिए फ्रिज की क्लियरेंस करना या अस्थि की क्लियरेंस एक बात है, लेकिन जो उसके सामने बाप बैठा हुआ है, या जैसे एक बैंक मैनेजर किसी का लोन रिजेक्ट करता है, उसके लिए वो हर रोज़ रिजेक्शन है, लेकिन जिसका लोन रिजेक्ट हो रहा है उस पर क्या बीत रही है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे कितना इफेक्ट लाएंगे ताकि सामने वाले के रिएक्शन पे इफेक्ट आ जाए। तो आपको ऑब्जर्वेशन हमेशा करना पड़ेगा। और एक्टिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जीते हैं। कभी डॉक्टर बन गए, कभी इंजीनियर बन गए, कभी पायलट बन गए, कभी दुकानदार बन गए, कभी बाउंसर बन गए, कभी वेटर बन गए, कभी आचार्य बन गए, कभी भिखारी बन गए, कभी रिक्शे वाले बन गए, कभी कार के ड्राइवर बन गए, कभी बिलियनियर बन गए, कभी एक वो आपको ज़िंदगी के ऑब्जर्वेशन, बार बार लोगों को देखना, परखना, ऑब्जर्व करना, ये जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आप सक्षम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जो आप नहीं है वही कर रहे हैं, उसी को तो एक्टिंग बोलते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक एक्टर को एनी टाइम अपना डेली रूटीन कैसे रखना चाहिए और फिर वो अपने अंदर मतलब ऐसा क्या करे कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक एक्टर को 24 घंटे लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक्टर के लिए मेंटल रेस्ट और नींद बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, योगा, रियाज, आवाज़ के रियाज ज़रूरी है। पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना, हर भाषा में आप अगर जितना पढ़ सकें वो आप रियलाइज़ करेंगे जब आप परफॉर्मेंस करने जाएंगे, जितनी आपकी पढ़ाई लिखाई है वो आपके परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट देगी। चौथा, जितना सिनेमा, टेलीविज़न, फिल्म देश भर का, दुनिया भर का सबटाइटलिंग, डबिंग के साथ आप देखें, आपकी इंद्रियां खुलेंगी, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर और आपकी सेंस वो इम्प्रूव होगी। जितना आप अपने बॉडी पर, अपने इमोशंस पर, अपने आप पर काम कर सकें उतना कम है। और जब भी खाली समय मिले तो गंदे विचार अपने मन में कभी मत लाइए एक एक्टर के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई एक खाली बैठा हुआ एक्टर जिसके पास काम ना हो और जिसकी सोच भ्रष्ट हो रही हो, वो दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट से भी खतरनाक होता है, क्योंकि वो एक एक्टर बहुत ही इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, सबलाइम बीइंग होता है, क्योंकि उसके अंदर 10, 12, 20, 25 किरदार और सिचुएशन समाई होती हैं। जब ऐसे एक्टर के पास काम नहीं होता और वो डिस्ट्रक्शन की राह पर जा रहा होता है तो वो अपने आप के लिए और आसपास के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए एक एक्टर को जब वो शूटिंग नहीं कर रहा हो या रिहर्सल नहीं कर रहा हो या एक्टिंग नहीं कर रहा हो, अपने आप को ऑब्जर्वेशन में, अपने आप पर काम करने में वक्त देना चाहिए ताकि वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्टेबल हो। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम इम्प्रोवाइजेशन कैसे करें मोनोलॉग में? मोनोलॉग का इम्प्रोवाइजेशन, देखो दोस्त, जब भी आपको एक मोनोलॉग दिया जाता है उसको अलग अलग तरीके से पढ़िए।
अलग अलग पॉजेस, अलग अलग स्ट्रेसेस। जैसे एक लाइन है कि मैं यहाँ से जा रहा था और मैंने रास्ते में एक लाश देखी, है ना। तो मैं रास्ते में जा रहा था और रास्ते में मुझे एक लाश दिखी। मैं रास्ते में जा रहा था, अचानक मैंने रास्ते में एक लाश देखी। मैं रास्ते में जा रहा था और अचानक मैंने एक लाश देखी। ठीक है, अब इस पर इम्प्रोवाइज भी आप कर सकते हो कि मैं कहीं रास्ते पर जा रहा था और दूर दूर वहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया, पास जाके देखा तो ये किसी की लाश थी। क्या मैं इस लाश को पहचानता था? तो ये आपको अपने अंदर ही एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, और ये आपको फ़ायदा कब होगा? जब कई बार आप जब परफॉर्म करने जा रहे हैं, ऑडिशन देने जा रहे हैं ना, तो लाइनों के बीच में जिसको हम सबटेक्स्ट कहते हैं, उस सबटेक्स्ट पे आप काम करेंगे। इम्प्रोवाइजेशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन ऐसा करें जिससे डायरेक्टर नाराज़ ना हो, जो स्क्रिप्ट के जेस्ट को ख़राब ना करें और आपके को एक्टर को ऑफ बैलेंस ना थ्रो करें। जैसे आपको अगर लाइन बोली है एंड में, तू कहाँ था, है ना, अगर आपने ये सवाल नहीं पूछा तो आपकी को एक्ट्रेस को अगर आप नहीं पूछोगे तो जवाब नहीं दे पाएगी। सो इम्प्रोवाइजेशन भी उतना करो जो कि स्क्रिप्ट के, फिल्म के, वेब सीरीज के दायरे के अंदर हो। और स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन तो कभी बंद करनी ही नहीं चाहिए। और जब आप अपने आप पर काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन, और इम्प्रोवाइज को रिकॉर्ड करो। किसी को बोलो कैमरा या सेल्फी रिकॉर्ड करो और अपने क्रिटिक खुद बन जाओ कि यहाँ मैंने क्या गलत किया, इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो आपके हितैषी लोग हैं, जो आसपास, जो लोग आपकी सिर्फ फालतू में तारीफ करते उन्हें मत दिखाओ। जो आपके हितैषी हैं, जो आपके जेन्युइन क्रिटिक है, उन्हें दिखाओ ताकि आपको पता चले कि यहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, जब हम ऑडिशन देते हैं तो हमें घबराहट होती है सर, ये मतलब हमें कैसे दूर करनी चाहिए? ऑडिशन में घबराहट होना, एक्टिंग से पहले घबराहट होना, ये स्वाभाविक है और ये हर एक्टर के लिए होता है। मेरा आज भी जब मैं स्टेज पे पहली बार जाता हूँ या पहली बार शूटिंग कर रहा होता हूँ, हल्के से, जिसको हम कहते हैं ना, बटरफ्लाइज होते हैं। लेकिन मैंने अभी इससे पहले कहा कि ऑडिशन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडिशन ही, हम इसीलिए डरते हैं कि हम रिजेक्ट होने वाले हैं, हम इसीलिए डरते हैं कि यार ये रोल नहीं मिलेगा। ऑडिशन को एंजॉय करो, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये ऑडिशन को मैं एंजॉय करूंगी, इसमें मैं पूरा रस लूंगी, पूरा एंजॉय करूंगी और 2-3 अलग अलग वेरिएशन में टेक दूंगी। ये आपको अच्छा नहीं लगा तो ये अच्छा, ये नहीं तो ये। ऑडिशन को जितना एंजॉय करोगे और जितना यहाँ पे रिलैक्स रहोगे, काम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। डर अच्छी बात है, बट उस डर को अपना वेपन बनाओ, उसको अपना एक ऐसे बताओ कि भाई चलो ये मेरा शस्त्र है। उस डर को पॉजिटिवली करो तो आप ऑडिशन एंजॉय करोगे एंड आपका सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट 75 to 80% हो जाएगा। बिकॉज ऑडिशन में डरना और एक शेल में आ जाना और अपनी आवाज़ को चोक कर देना, इमोशन नहीं कर पाना, पसीने आ जाना, उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला है ना। आप ऑडिशन, आप एक्टर हो यानी किसी हद तक एक बेशर्मी की सीमा को आप लांघ चुके हो। ओके, शर्म सिर्फ सोसाइटी के लिए, लेकिन कैमरे के सामने किस तरह की शर्म? कैमरा आपको मेंटली न्यूड देखता है, तो कैमरा आपकी एक आंख है, एक आंख, और आप उसके साथ बात कर रहे हैं। आप ऑडिशन के माहौल से डर जाओ, लेकिन जब कैमरा ऑन हुआ, सारे डर, सारे भय, सारे बैकलॉग, सबको भूल के वो जो क्षण है बिटवीन एक्शन एंड कट, उसको जितना एंजॉय करोगे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ओके।